हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी अड्डा 827 पर। आज हम वर्णमाला की लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं। आज इसमें डिस्कस करेंगे वर्णमाला की मेन वो टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष करके महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हमने देखा स्वर में स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जनरली हमने इन्फॉर्मेशन ली एक डायग्राम के थ्रू। ऐसे ही हमने व्यंजन को पढ़ा कल। तो हम अब तक 2 क्लास डाल चुके हैं। ये क्या है, हमारी ब्रीफ क्लास है, इसमें पूरा एक बायोडाटा है और ये पूरी परिभाषा पे आधारित है। किस पे है? सब चीज़ की डॉक्यूमेंट परिभाषाएं हैं, तो उनको हम देखेंगे क्या क्या परिभाषाएं, किस में क्या चीज़ें आती हैं। तो प्लीज़ इस इस जो क्लास है, ये वाली जो क्लास है, इसको प्लीज़ ज़रूर देखें क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो प्लीज़ चलो देखते हैं वर्णमाला की हम आगे क्लास। चलो बोर्ड पर चलते हैं, बात करते हैं हम स्वर की। किसकी? स्वर। हमने स्वर पढ़े थे अभी। हमने स्टार्टिंग में पहली क्लास में स्वरों के बारे में बताया था। स्वर कितने प्रकार, स्वर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब स्वर की थोड़ी थोड़ी हम जानकारी लेते हैं, बट इसकी परिभाषा क्या था पर हम बात करते हैं। मेनली स्वर क्या होते हैं? स्वर जो उच्चारण में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे? जिसमें वर्ड आ जाए, कैसे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वाले, कैसे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। जिनका उच्चारण कैसे हो? स्वतंत्र रूप से हो। स्वतंत्र का मतलब क्या है? इस पर किसी का प्रेशर ना हो, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनके लिए किसी भी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्र वर्ड कहा जाता है स्वरों को। तो ये हम समझ गए स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र, इन्हें किसी वर्ड की, दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं स्वर की। परंपरागत रूप से स्वर 13 होते हैं। कैसे? परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है। और बात करी जाए उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर उसमें तुम्हारा आंसर 11 दे रखा है तो 11 लगा सकते हैं, 11 नहीं है तो हमें 13 आंसर टिक करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर मेरे लिए कितने प्रकार, तो उसके बारे में हमने स्वर बताए थे। वहाँ 4 मैंने ह्रस्व स्वर के बारे में बताया था, डायग्राम में बनाया था। अब इसमें बात करते हैं हम डेफिनेशन। उच्चारण में मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते समय कैसा समय लगता है? कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर, या इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, यह स्वर जो होते हैं वो एक मात्रक होते हैं। कैसे होते हैं? एक मात्रा वाले होते हैं। पूछा जाए एक मात्रा वाले स्वर कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, आ, ई और उ और ऋषि। तो पूछा जा सकता है एक मात्रक स्वर कौन सा है। अगर उसने पूछा बच्चा सबसे कम समय किसमें लगता है, तो हमें पता है इन चारों में। ठीक है, उसने पूछा कि एक मात्रक स्वरों कितने हैं, तो हम बता सकते हैं 1 2 3 4, छोटा, चोटी, उ और ऋषि। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। किन से? जो ऊपर वाले स्वर हैं इनसे कितना समय लगता है? इनसे अधिक समय लगता है। या मान लो 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना। किससे? ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा गया है? दीर्घ स्वर कहा गया है। यह 2 मात्रक होते हैं। ये वर्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 मात्रा। इनमें हमेशा 2 मात्रा लगती हैं। जैसे छोटा आ, बड़ी ई, सॉरी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ई, क्या है? 2 मात्रक हैं। कैसे हैं? 2 मात्रक स्वर हैं। अब एक गुना या संस्कृत का होता है एक प्लुप्त स्वर। कौन सा? प्लुप्त स्वर और आता है। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिसमें ह्रस्व स्वर से, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज्यादा लगता है। यह बात आएगी दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से पूछेगा तो 3 गुना समय ज्यादा लगता है, और जब वो पूछता है कि दीर्घ स्वर से कितना ज्यादा लगता है, 3 गुना समय। किससे?
3 गुना ज्यादा समय लगता है किससे, ह्रस्व स्वर से, और इससे कितना, 2 गुना समय लगता है। तो वो कौन से स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। अब प्लुप्त स्वर में क्या है, इनमें जो हमारे सांस लेने, जब हम इन्हें बोलते हैं तो सांस लंबी खिंच जाती है। जैसे राम हा, जैसे पारगार में जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं ओ, तो इसमें क्या है, सांस लंबी खिंच रही है। जब सांस लंबी खिंचती है तो वही वर्ड क्या कहलाते हैं, इसमें समय ज्यादा लग रहा है बोलने में, तो वही वर्ड क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्वरों की, थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। तो इसमें बताया जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जैसे हमारी जीव है, क्या है, हमारी जीव है, ये जीव का नक्शा है। अब इसमें बात की जाती है जो आगे से स्वर निकलते हैं वो कौन से होते हैं, और मध्य से जो स्वर निकलते हैं ये कौन से होते हैं, और पश्च से स्वर निकलते हैं तो वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे से स्वर बोलते हैं तो वो कौन से हैं, मध्य में कौन से और पश्चिम में कौन से हैं। तो इसमें ये याद रखो, हमारा जो हमारा छोटा आ है, क्या है, छोटा आ है वो मध्य स्वर है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो छोटा आ, जैसे आ, तो ऐसा लगता है मध्य में से आवाज आ रही है, इसलिए मध्य स्वर कहा गया है। ऐसे ही अब बात करिए अग्र स्वर की, कौन सी, अग्र स्वर की बात की जाए तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जिनको बोलने में पीछे से आवाज आती है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। जिन्हें बोलने में जीभ के आगे से आवाज आती है, जिसमें जीभ आगे की काम करती है, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। और जिसमें जीभ कुछ आवाज नहीं करती, समतल रहती है, जैसे आ, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, छोटा आ। अब बात करते हैं अग्र स्वर। जीभ का अग्रभाग काम करता है, कौन सा, अग्रभाग काम करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, उच्चारण करते समय, वर्ड का उच्चारण करते समय, स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 4। कितनी संख्या है, 4। तो छोटी ई, बड़ी ए, ऐसा लग रहा है, ई बड़ी ई, ए बड़ी ए, मतलब ऐसा लग रहा है आगे से वॉइस आ रही है, तो इसी को इसी नाम दिया गया अग्र स्वर। ऐसी मध्य स्वर की बात की जाए, जीव का मध्य भाग काम करता है, कौन सा, मध्य भाग काम करता है, उसे कौन सा कहा जाता है, छोटा आ। अब इसमें पश्च स्वर, इसका मतलब जीव का पीछे का हिस्सा काम कर रहा है, तो उसमें क्या है कि बड़ा आ, पीछे से आवाज आ रही है, आ उ, बड़ा उ, ओ बड़ा उ, आओ। तो इनमें संख्या कितनी हो गई हमारी, 6 संख्या हो गई, कितनी हो गई, 6। तो इसमें बात की जाए हमारा ई बड़ी ई और ए बड़ी ए, कौन सी ए, ये हमारे क्या हो गए, आगे के, कौन से हो गए, ई बड़ी ई और ए और बड़े ए। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, यहाँ पर इनकी 1 है और इनकी कितनी है, 6 है। तो इसमें बात करी जाए उ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, और बात की जाए ए बड़ी ए, आ बड़ा उ, सॉरी ओ बड़ा ओ और आओ। ये 6 वर्ड कितने हैं, तो हमें बात करेंगे बड़ा आ, बड़ी बड़ा, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आओ। ये इंग्लिश शब्द होता है आओ, और कौन शब्द होता है, इंग्लिश शब्द होता है। अब यहाँ बात हो गई हमारी क्या है, जीव की स्थिति के आधार पर स्वर, मतलब जीव कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ड आते हैं, स्वर आते हैं, उन स्वरों की बात हो गई। अब बात करते हैं मुख्य विवृत द्वार की खुलने का द्वार, मतलब हमारा जो मुख खुलता है तो कौन से वर्ड पे कौन सा मुख खुलता है, मतलब किस तरह से मुख खुलता है, उसके आधार पर बात करें। इनकी संख्या 4 होती है, कितनी होती है, 4। तो 4 पे बात करते हैं, मुख विवृत मतलब माइंड कैसे खुल रहा है, माइंड का ओपनिंग कैसे हो रही है, उस पे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है ओपन, ऐसे वर्ड, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में
मुंह कैसे हो रहा है, पूरा ओपन हो रहा है। उस जब पूरा मुंह ओपन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, विव्रत। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, कितना पूरा, इसका कौन सा ओनली वर्ड है, एक वर्ड है आ। कौन सा वर्ड है, आ, बड़ा आ। तो ये क्या है, मुंह बड़े आ में पूरा खुला है। बोल के देखिए आप। अब बात करते हैं दूसरे की। 4 संख्या है, तो पहला हो गया विव्रत, जिसमें मुंह पूरा खुला है। अब बात करते हैं विव्रत, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत का मतलब होता है हाफ ओपन। कैसा, मतलब आधा खुला हुआ। आधा खुला हुआ की बात करें तो मुख द्वार आधा खुलता है, कितना, हाफ खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में द्वार आधा खुलता है, कैसा, आधा खुलता है, तो वो कौन से, अ ए अ। तो ये कितने हो गए, इनकी संख्या 4 हो गई। तो याद रखना, जिसमें अर्ध कैसा मुंह खुला है, आधा हाफ खुला है, तो ये कैसे स्वर हैं, अर्ध कैसे स्वर हैं, आधा खुलने वाले कौन से स्वर हैं, अर्ध विव्रत हैं। कैसे हैं, अर्ध विव्रत हैं। अब बात करते हैं क्लोज, मतलब जिसमें मुंह बंद सा रहता है। कैसा रहता है, मुंह बंद सा रहता है। तो जब मुंह बंद सा रहता है तो उस पर बात करते हैं, तो मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। तो उसमें कौन कौन से, जैसे ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ। ऐसा लग रहा है मुंह बंद सा, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, मतलब जीभ ओठ ज्यादा क्या नहीं खुल रही है, तो मुंह ज्यादा खुल नहीं, ऐसा लग रहा है बंद सा मुंह है, इसलिए क्या कहते हैं, संव्रत। अब अर्ध संव्रत, जिसमें मुंह हाफ क्लोज हो। कैसा हो, अर्ध संव्रत में क्या होता है कि मुंह हाफ क्लोज हो, मतलब जैसे ई बोला तो उसमें बंद सा है, थोड़ा सा उससे बड़ा हो, हल्का सा बड़ा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हाफ क्लोज। मुख द्वार आधा बंद रहता है, तो उसमें ए ओ, दो वर्ड ए और ओ। कौन सा, ए और ओ, तो वो दो वर्ड है, वो किसमें है, असंव्रत में। ठीक है। अब मेनली इस पे बात, एक पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, ओठों की स्थिति के आधार पर। किसकी, हमने अब तक बात की तो हमने की जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख्य विव्रत के खुलने के आधार पर। अब बात करेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर, मतलब जो हमारे वर्ड हैं, जो ओठों का शेप कैसा आ रहा है, विव्रत आ रहा है, ओठों का जो शेप आ रहा है, तो ओठों के शेप के आधार पर ओठ गोल हो रहे हैं या गोल नहीं हो रहे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अर्ध अव्रतमुखी। अव्रतमुखी, अव्रतमुखी का मतलब होता है जिस वर्ड को बोलने में, जिस स्वर को बोलने में क्या होना चाहिए, तो मुख जो ओठ हैं वो सर्किल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, गोल होने चाहिए। तो गोल कौन से होंगे, अ ई, सॉरी मैं गलत बोल गया, अव्रत की बात कर रहे हैं हम। अर्ध विव्रत किसकी बात कर रहे हैं, अव्रतमुखी की, व्रतमुखी की बात नहीं कर रहे हम, व्रतमुखी में चले गए थे जी, व्रतमुखी की बात कर रहे हैं। तो व्रतमुखी में क्या होता है, अव्रतमुखी में क्या होता है कि जो वर्ड हैं उनको बोलने में मुंह वृत्त के आकार के ओठ हैं, वो वृत्त का शेप नहीं लेते हैं। ठीक है। तो जैसे वो कौन से हैं, बड़ा आ, ई बड़ी ई, ए और बड़ी ए। तो इसमें क्या है कि ओठ कैसे हैं, वृत्त का रूप नहीं ले रहे हैं। कैसा, वृत्त का रूप नहीं ले रहे हैं। अब इसकी आगे बात की जाए, व्रतमुखी मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने में ओठ वृत्त का रूप ले रहे हैं। किसका, व्रत बनना, जिनका बोलने में ओठों का व्रत बनना है, उन्हें क्या कहते हैं, व्रतमुखी कहते हैं। तो ये कौन सा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ बड़ा ओ। इसमें क्या है, ओठ गोला बनना है। बोल के देखिए, ऊ बड़ा ऊ, ओ बड़ा ओ। ये इंग्लिश शब्द होता है हमारा। ठीक है। तो ये बात करते हैं हम, इसकी बात हुई व्रतमुखी की। अब इस पर हम आगे चर्चा करते हैं कि हमारे जो फैक्ट हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं, अब तक हमने बात की, तो इसका थोड़ा सा डाटा और था, उसके बारे में चर्चा करते ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना संभव नहीं, आना अति आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज़ आगे देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों को। बोलते हैं अयोग भाव, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं,
ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में जो बिंदी होती है और विसर्ग में क्या होते हैं, पीछे दो बिंदियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग। माना जाता है इसे ना ही तो इन्हें स्वर कहा जाता है और ना ही इन्हें व्यंजनों में जोड़ा जाता है। मेनली ना ही इन्हें स्वरों में जोड़ा जाता है, ना ही इन्हें व्यंजनों में जोड़ा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अयोग बहा। अयोग मतलब इनका योग नहीं है किसी में भी, ना ही तो स्वर में, इसीलिए अयोग और वहा, इसी क्या बोलते हैं, अयोग वहा। ओके, अब बात चलते हैं आगत स्वर। आगत स्वर की बात हो रही है, आगत व्यंजन की नहीं। आगत स्वर हमारा है वो कौन सा है, ये है इसका, ये किसमें है, इंग्लिश से लिया गया है, किसमें, अंग्रेजी से। इंग्लिश से आया है, कहाँ से, ये अंग्रेजी वर्ड है। कैसा है, अंग्रेजी वर्ड है। और अब ये आगत वर्ड, ये फारसी शब्द है, फा और जा। फा, दो व्यंजन है। आगत कितने व्यंजन है, दो व्यंजन है मेनली, तो वो कौन से हैं, फा है और जा है। फा है और जा है, आगत व्यंजन है। कौन से है, आगत, मतलब ये बाहर से आए हैं, दूसरे देश से आए, इसलिए क्या कहा गया, आगत व्यंजन। और इनको आगत स्वर कौन सा है, आओ, जो क्या इंग्लिश शब्द है, ये फारसी शब्द है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजनों के बीच के क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। कौन से, स्वर और व्यंजनों के बीच के वर्ड कौन से कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला और वा। या रा ला वा, कितने वर्ड होते हैं, अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है तो 4 वर्ड होते हैं। हमने पहले ही बात की अंतस्थ व्यंजन के बारे में, फिर भी बात कर रहे हैं, कम से कम इससे क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत ना हो। अब बांधे लुटित व्यंजन, एक होता है। लुटित कितना होता है, एक। इसे लुटित क्यों कहा गया, लुटित का मतलब होता है इसमें हमारी जो जीभ है, जो रा, तो रा से कंपन हो रहा है, जीभ कैसे लुटक रही है, लौट रही है, रा रा कंपन कर रही है, इसीलिए क्या कहा गया, इसे लुटित व्यंजन कहा गया है। ऐसे पार्श्विक व्यंजन की बात करें, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला है हमारा। कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन ला है। अब उस व्यंजन की बात करें, उस व्यंजन हमारा कौन सा है, सा है। कौन से, सा, तीनों सा है हमारे और हा है, उस व्यंजन, जिनमें क्या होती है, ऊष्मा, बोलने में गरम हम ऊष्मा निकलती है। कैसी निकलती है, गरम। जैसे सा हा, तो अपना हाथ लगा के देखें तो उसमें गर्म ऊष्मा महसूस होगी, आपको गर्म वायु महसूस होगी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, ऊष्म व्यंजन कहा गया। और अब बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन। कौन से, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं डा और डा, ये किसमें होते हैं, ये 52 अक्षरों में काउंटिंग होते हैं, तब हमारे 52 अक्षर बनते हैं। तो ये कौन से, वैसे तो हम लिखाई के आधार पे लिखे नहीं जाते हैं, बट इनको जोड़ा जाता है जब 52 वर्ड लिखे जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इनका नाम, एक और नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन। कौन सा नाम है, ध्यान रखना, द्विगुण व्यंजन भी इसी का नाम है। अब बात करें नासिक के व्यंजन, नाक, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नासिक व्यंजनों की 5 संख्याएं, जो हमने वर्ग पढ़े से का से माँ के, का से माँ के बीच में 25 वर्ग, तो उन वर्ड में जो पीछे के अक्षर थे, जैसे का, गा, आ, जो पीछे के अक्षर थे उनको क्या कहा गया, नासिक के वर्ड कहा गया, कि नासिक व्यंजन कहा गया। तो ये का के पीछे का है, ये तुम्हारे चा का है, ये टा का है, ऐसे इनको ता का है। और इस पर अब ये ऐसे जो पीछे के व्यंजन हैं उनको क्या कहा गया, या तो अनुनासिक कहा गया या नासिक के व्यंजन कहा गया। अब मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल वर्ण जो होते हैं वो मूल वर्ण हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। छोटे बड़े में क्या बोला जाता है, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33। अब यही बात करें स्वरों की संख्या, मान लो तो स्वरों की संख्या हमने पहले ही बात की है, तो कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अगर इसमें 11 है तो 11 आंसर लगाना पड़ेगा। अगर उसमें 13 दे रखा है, पूछ रहा है, तो इसमें 13 आंसर लगाना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं, डायग्राम में भी हमने दिखाया था, जो हमने रोड मैप बनाया था उसमें हम इसको दिखाया था। अब बात करते हैं द्वितीय व्यंजन।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्वितीय व्यंजन के बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। द्वितीय व्यंजन वो होते हैं जिनके जो शब्द होते हैं, शब्द के बीच में क्या होता है, वो सेम दो अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? सेम दो वर्ड होते हैं। जैसे हमने दिल्ली लिखा तो दिल्ली में दो ला आए, तो इसलिए इसे द्वित्व कहा गया। ऐसे कुत्ता बोला डबलता आए तो इसे द्वित्व कहा गया। बिल्ली बोला डबल अक्षर आए तो ये क्या कहा गया? द्वित्व व्यंजन। ऐसे हम चप्पल में पा को कहा तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन, डबल पा है इसमें। और ऐसे इसमें तिल्ली में डबल ला है, उसे क्या कहा? ऐसे ही बहुत सारे तमाम वर्ड हैं जिनमें क्या होते हैं? डबल पेयर में वर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। इसको विशेष करके याद रखना। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त स्वर की। संयुक्त व्यंजन हमारे नीचे ये संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर जो ओपन होते हैं, तो हमें पता है कि छोटा आ और छोटी ई मिला के क्या बनता है? छोटा आ और छोटी ई मिला के ए बनता है। तो हमें पता है दो स्वरों की सहायता से एक नया स्वर बनना है, इसलिए हम संयुक्त स्वर ज्वाइंट हो रहे हैं आपस में, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? संयुक्त स्वर कहा जा रहा है। ऐसे छोटा आ और ए मिला के क्या बन रही है? बड़ी ए बन रही है। क्या बन रही है? बड़ी ए बन रही है, इसलिए क्या बना? नया स्वर बना, इसलिए हमें क्या कहा? संयुक्त स्वर कहा। जैसे आ और ऊ मिलाया तो ओ बना। छोटा आ और ओ बना, छोटा ओ लगा तो हमारा क्या बना? बड़ा ओ। तो इसी के आधार पर इन्हें क्या? संयुक्त मतलब दो वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए संयुक्त स्वरों की संज्ञा दी गई। ठीक है। अब बात करें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं, ये भी हमारे चार होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये मेनली एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। इसका बहुत महत्व, ये बहुत पूछा गया, ये भी बहुत पूछा, सारे ही पूछे गए, मेनली बहुत इंपोर्टेंट है। तो का पहले आएगा, पीछे सा मिला के क्या बनता है? छा बनता है। का और सा मिला के छा बनता है, तो याद रखना का और सा मिला के छा। ठीक है। अब इसे हम लिखते भी कैसे हैं? इंग्लिश वर्ड ऐसे लिखते हैं, छा को ऐसे ही तो लिखते हैं मेनली। जब हम छा को लिखते हैं तो हमें पता पड़ गया का आगे लगा है और सा ये लगा है, इसलिए इंग्लिश वर्डों के हिसाब से भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही त्र को लिखना है, ता और रा। ता और रा को मिला के क्या बनता है? त्र बनता है। ऐसे जा और ज्ञा को मिला के ज्ञानी का बनता है। जा और अंगा को मिला के क्या बनता है? ज्ञानी बनता है। और जैसे सा और रा को मिला के स्र बनता है, तो सा और रा को मिला के क्या बनता है? स्र बनता है। इन्हें हम इंग्लिश के रूप में भी लिख के देख सकते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर हिंदी में ना आए वहां पर तो इनका इंग्लिश रूप बना लेना, उससे पता पड़ जाएगा कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना। का और सा मिला के छा, ता और रा मिला के त्र, और जा मिला के ज्ञा मिला, और सा और रा मिला के त्र मिला। ओके। ये हमारा ऑल ओवर पूरी वर्णमाला खत्म होती है। अब इस पर हम जो क्वेश्चन देंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको प्लीज अच्छे से, अब उसमें आप क्वेश्चनों को लगाना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। इतना अच्छा लेवल मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ इसके बाद हमारी चौथी क्लास आएगी, उसमें हमारे क्या होंगे? ओनली क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, उनका आंसर आपको देना और उसे देखना कैसे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहीं हम समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू, बाय।